कल कहाँ तक बताया था? कल हाँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखे। लिखे। बिहार का कौन सा जिला बिहार का कौन सा जिला बिहार का कौन सा जिला जूट के लिए प्रसिद्ध है? जूट जूट के लिए प्रसिद्ध है। जूट। अगला क्वेश्चन लिखेगा। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई, मीटर और फीट दोनों में लिखना है। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई। अगला क्वेश्चन। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप लोग तो सोचा है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगला। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है भारत में? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा? अगला। पाइराइट्स की प्रधानता पाइराइट्स की प्रधानता बिहार के किस क्रम की चट्टानों में बिहार के किस क्रम की चट्टानों में बिहार में सबसे अधिक छूट गया है कौन क्या चीज? देखिए, बिहार की क्या लिखा है, हम खुद भूल जाते हैं क्या चीज। पाइराइट्स की प्रधानता बिहार के किस क्रम की चट्टानों में? अगला। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का भंडार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है? बिहार के किस जिला में पाया जाता है? खड़गपुर की पहाड़ी खड़गपुर की पहाड़ी में कौन से खनिज की प्रधानता है? खड़गपुर के पहाड़ी में कौन से खनिज की प्रधानता है? कौन सा पर्वत गया एवं गिरिया के बीच सीमा बनाती है? छूट जाता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या बोले? खड़गपुर के पहाड़ी में खड़गपुर के पहाड़ी में कौन से खनिज की प्रधानता है? हो गया। अगला। गया एवं गिरियक के बीच गया एवं गिरियक के बीच कौन सी पहाड़ी सीमा बनाती है? अगला। हल्दिया पर्वत हल्दिया पर्वत हल्दिया पर्वत कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी को मत जाइएगा, हल्दिया पर्वत बिहार में हम बोल रहे हैं। बिहार में जब बोल रहे हैं तो पश्चिम बंगाल बिहार में आता है। चलिए अगला। बिहार का विभाजन
कहाँ स्थित है? बिहार का विभाजन उड़ीसा से कब हुआ था? डेट के साथ लिखिएगा। बिहार का विभाजन उड़ीसा से कब हुआ था? 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? कितना क्वेश्चन हुआ? बनाइए। बन गया। हो गया। पीछे देखकर नहीं बनाइएगा कोई।
फिजिक्स में अभी कौन कौन चैप्टर खत्म? फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर खत्म हुआ? ग्रेविटेशन, लाइट, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स खत्म हो गया, करंट खत्म हो गया, ऑप्टिक्स। चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए। बिहार का कौन सा जिला जूट के लिए प्रसिद्ध है? नहीं बताएंगे, हमको मालूम है। पूर्णिया, पूर्णिया, पूर्णिया। अगला कितना होगा? बोलिए, पीछे हम बता दिए हैं। कितना? फिर मीटर बोलिए। 53 मीटर, 53 मीटर और 173 फीट। आगे, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86, 2.86। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान 12वां, 12। उसके बाद भी 12वां, नहीं 12वां, 12वां। आगे, किसमें होगा? विंध्यन, विंध्यन। अगला, कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण, उधर है ना, टर्शियरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण। आगे, अब ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, बहुत बार बता दी है। कहाँ खड़गपुर की पहाड़ी? चलिए आगे, गया एवं गिरिया के बीच कौन सी पहाड़ी सीमा बनाती है? गिरधकुट, गिरधकुट। कल कल इसका उल्टा क्वेश्चन दिए थे। गिरधकुट, गिरधकुट पहाड़ी। आगे, हल्दिया, गया, गया में। उड़ीसा से कब अलग हुआ? कब हुआ? डेट बताइए। 1936 से हमको मतलब 1 अप्रैल 1936। डेट याद रखिए, एग्जाम में आपसे डेट पूछेगा तो पूछेगा। 1936 चारों ऑप्शन रहेगा। 1936, 1 अप्रैल 1936। आगे, बंगाल 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके आया है, इसका ऑप्शन देते हैं, आप बताइएगा। ये पिछला बार पूछा गया है, बीपीएससी ट्री में ही पूछा गया, शायद 6 to 8 या 9 10 वाला में है। बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। दूसरा है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तीसरा है 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में। और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर? एक से अधिक नहीं होगा, एक सिर्फ होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं था। ठीक है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी था। ये पिछला बार आपसे पूछा गया था। तो देखिए अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन कल बताए थे इसके बारे में, कल इसके बारे में बताए थे। आगे अगला क्वेश्चन। चलिए एक बार पीछे रिवीजन करते हैं, आप साथ में बोलिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करके खत्म करेंगे। बिहार का भौतिक विभाजन आप लोग घर में बनाए थे इसको, ये देखे थे? उतना फुर्सत कहाँ है सर, देखे भी नहीं घर में। देखे थे कितना, देखे भी नहीं, कितना देखे बनाए नहीं।
मतलब यही कहता है ना, हम बोल रहे हैं खाली आधा घंटा आप घर में टाइम दीजिए मेरा वाला सब्जेक्ट पे, तो आधा घंटा भी आप नहीं दे पा रहे हैं। अब वही कह देते 2 घंटा देना पड़ेगा, तो 1 घंटा तो पक्का देते 1.5 घंटा। तो आप कम से कम बनाते नहीं है तो कम से कम मैप देखा कीजिए, ठीक है ना, कि कहाँ से क्या चीज है। आपका मैपिंग जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा याद करने से नहीं बन रहा होगा, बहुत सा मैपिंग से क्वेश्चन बन रहा है। बहुत सा आप अचानक कैसे मार दे रहे हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने, वही चीज अगर हम लिख के दे देते हैं ना तो याद करने में हालत खराब हो जाता है। लेकिन मैपिंग से समझा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इधर ये होगा इधर ये। चलिए, तो हम बिहार का भौतिक विभाजन में पहला पढ़ रहे थे कि पहले इधर से पढ़े थे, ये वाला एरिया में तराई क्षेत्र में, मतलब कि 3 भाग में बांटे थे, उत्तर का शिवालिक श्रेणी, मैदानी भाग और पठारी भाग, यही 3 भाग में बांटे थे। पहले उत्तर का शिवालिक श्रेणी में, उत्तर का जो शिवालिक श्रेणी है इसमें बांटे थे। तो इसमें क्या बताए थे, ये वाला एरिया में हम क्या बताए थे, ये वाला एरिया हम बताए थे कि आपको सबसे पहले कौन मिलेगा, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी मिलेगा। उसके बाद बीच में कौन मिलेगा, हरदा घाटी, और उसके नीचे रामनगर। इसी में तो खत्म हो जाता है ये चीज। अब कुछ कुछ इससे फैक्ट था कि पहला था कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कौन नहर था, त्रिवेणी नहर से भिखनाथोरी दर्रा तक के, त्रिवेणी नहर से भिखनाथोरी दर्रा तक के। भारत से नेपाल, बिहार से नेपाल जाने का आवागमन का रास्ता ये है। कौन घाटी, हरदा घाटी है, हरदा घाटी आपका भिखनाथोरी दर्रा जो है वो है। नीचे आपका रामनगर दूर सबसे निचला वाला भाग है। अच्छा, सोमेश्वर श्रेणी किसका हिस्सा है, किसका है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। आपसे पूछा जाएगा क्या बिहार में हिमालय का कुछ हिस्सा पाया जाता है, तो पाया जाता है। किधर पाया जाता है, तो कौन सा दिशा है ये, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। जिला कौन होगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जनरली पश्चिमी चंपारण ज्यादा होगा। काम खत्म। सबसे अच्छा, सोमेश्वर श्रेणी का ऊंचाई कितना है, 874, 34 नहीं 874 मीटर, 874 मीटर। यहीं पे ये आपका पूरा खत्म हो जाता है। यहीं पे त्रिवेणी नहर कहीं पूछ देता है। त्रिवेणी नहर कौन से नदी पे है, गंडक नदी, गंडक नदी पर, गंडक नदी पर है त्रिवेणी नहर, गंडक नदी पर है, ठीक है। चलिए, इसमें ये खत्म हो जाता है। एक चीज हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए थे कल की सोमेश्वर श्रेणी। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी सॉरी सोमेश्वर दर्रा के किनारे कौन सा नदी है, कल बताए हैं, कल क्वेश्चन दिए थे, तूरी पानी। देखिए, कुछ जो फैक्ट है जो हम नहीं बताते हैं वो आपका क्वेश्चन में दे देते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि सर सब चीज बताएं क्लासरूम में। बहुत चीज हम ऐसे ही बता देते हैं, बहुत चीज हम लिखा देते हैं, ज्यादा चीज हम क्वेश्चन में दे देता है अगर कुछ छूट जाता है तो आपको पूरा सम्मिलित रूप से तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर जो यहाँ बता दी वहीं से नहीं होगा। हम क्वेश्चन में बहुत सा, जैसे आज आपका दिए जूट वाला, हम नहीं बताए थे लेकिन दिए, तो वो देखा कीजिए, क्वेश्चन को भी देखा कीजिए। चलिए, बहुत लोग से आज समुद्र तल से ऊंचाई नहीं बना, 2 दिन पहले का क्वेश्चन दिए। चलिए, तो ये आपका इधर वाला खत्म हो जाता है कहानी, ठीक है। अब उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मतलब वही चीज था कि शिवालिक श्रेणी वाला। उसके बाद आता है पठारी भाग, ये वाला भाग। पठारी भाग का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कैमूर से लेकर बांका तक है। कैमूर किधर है, इस तरफ है, इधर है ये सॉरी बांका इधर ही है, ठीक है ना। हाँ, कैमूर इधर है, तो बांका से लेके कैमूर तक है। उल्टा लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिए, ठीक है ना। और अगर देख भी रहे तो बनाए भी है उधर से पूरा यहाँ तक बनाया हुआ, ठीक है। अब ये जो पठारी भाग है, 2 भाग में बांटा गया है। एक तो पूरा कैमूर का पठार को अलग कर दिया गया है, और बाकी जितना भी है ये किसका है, धारवाड़ संरचना का। बाकी ये किसका है, धारवाड़ संरचना का। और ये कैमूर का पठार जो है किसका है, विंध्यन संरचना का है। खत्म। अब कैमूर का पठार जो है कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर और रोहतास वाला एरिया में पाया जाता है। कैमूर और रोहतास वाला एरिया में ये वो जो होता है उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। इसमें जनरली क्या पाया जाता है, तो बालू पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, पायराइट्स पाया जाता है। आपका एग्जाम में पूछ दिया है कि भारत में पायराइट्स का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कल परसों भी बताएं कि बिहार 3/4, पूरा भारत में 3/4 पायराइट्स को उत्पादन करता है। मतलब कि अगर 4 आना पूरा उत्पादन हो रहा है बिहार में, तो 3 आना बिहार ही उगा के देता है पायराइट्स। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपका पीछे पूछ दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे पूछ ही भी तो सकता है कि पाइराइट्स की प्रधानता है किधर, ये भी तो पूछ सकता है बिहार में किधर है। तो कौन वाला, विंध्य वाला रीजन में होगा, कौन एरिया में होगा, कैमूर और रोहतास वाला एरिया में होगा, कैमूर और रोहतास वाला एरिया में। तो यहाँ आपका चूना पत्थर पाया जाता है, इसीलिए बोले कि सीमेंट का फैक्ट्री इधर ही ज्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि चूना पत्थर कच्चा माल है सीमेंट का, तो इसीलिए पाया जाता है। दूसरा चीज, सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो रोहतासगढ़ का किला, जानते भी होंगे रोहतासगढ़ का किला सासाराम वाला एरिया में। रोहतासगढ़ का किला, खनिज अगर बोले तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पायराइट, डोलोमाइट, ये इधर पाया जाता है। ठीक है, खत्म। अब आते हैं बाकी वाला रीजन। तो बाकी वाला रीजन में अगर इधर से देखा जाए तो आपको नवादा, नवादा, क्यूल, बांका, ये सब में जो पहाड़ पाया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पाया बहुत सा पहाड़ जाता है, लेकिन हम सब लिख के दे देंगे तो फिर फायदा क्या होगा। सब हम किताब वाला ही लिख के दे देंगे आपको, सब हम अथी वाला ही लिख के देंगे, तो क्या फायदा होगा फिर नोट्स बनाने का। जहां से आंसर क्वेश्चन निकलता है वो बता रहे हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी आपका जमालपुर से जमुई तक के फैला हुआ है। मेनली अगर पूछा जाए तो मुंगेर वाला रीजन, वो एक डिस्ट्रिक्ट में कोई जरूरी है कि पर्वत एक ही डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी फैला हुआ रहे, तो जमालपुर से जमुई वाला रीजन में फैला हुआ है। यहाँ क्या चीज की प्रधानता है, कौन से खनिज की, तो बॉक्साइट की प्रधानता। ठीक है, उसके बाद राजगीर और गिरियक वाला क्षेत्र में आ जाइएगा, तो जो राजगीर में जो पहाड़ आपको नजर आता है, विपुलगिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी, ये सब जो है आपका इधर पाया जाता है। प्लस राजगीर से गिरियक जब पहुंचिएगा ना, अगर आप लोग गए होंगे तो गिरियक से एक रास्ता निकलता है नवादा, तो गया जाता है ना। उस बीच गिरियक से गया के बीच में एक पहाड़ी रहता है, वो पहाड़ी है गिरितकुट पहाड़ी। ठीक है ना, गिरितकुट पहाड़ी। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद कौन कौन सा पहाड़ी मेनली गया में पाया जाता है, तो गया जो है गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना रीजन का। जनरली आप याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार का, ये पूरा का पूरा रीजन छोटा नागपुर पठार का ही ना भाग है, जो धारवाड़ संरचना है। तो गया में मेनली क्या क्या पाया जाता है, तो क्रेत शिला पाया जाता है, हल्दिया पाया जाता है, जेठियन पाया जाता है, हिंडाज पाया जाता है, मेनली यही पाया जाता है। एक जो है पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, ब्रह्मयूनी पहाड़ी, एग्जाम में पूछ दिया है ब्रह्मयूनी पहाड़ी कहाँ, तो वो गया में। ये आप लोग का टीचर में नहीं पूछा, सिविल सर्विसेज में पूछ चुका। ठीक है, ब्रह्मयूनी पहाड़ी ये गया में पाया जाता है। अब यहाँ से अब एक पूछ चुका है, तो अगला का भी चांस है, होता है कि प्रेत शिला पूछ दे, रामशिला पूछ दे, जेठियन पूछ दे, हिंडाज पूछ दे, हल्दिया पूछ दे। तो ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र हो जाएगा, पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ से समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते, ये वाला रीजन बाकी था। अब मैदानी क्षेत्र पढ़ना। बिहार में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, बिहार में सबसे ज्यादा विस्तार कौन सा क्षेत्र का है, मैदानी क्षेत्र का। देखने से भी पता चल रहा होगा, देखने से भी पता चल ही रहा होगा। चलिए मैदानी क्षेत्र को पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, मैदानी क्षेत्र में पहले एक चीज बता दिए थे कि आपको नदी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी नदी किधर से बह रही है। और उसमें एक चीज हम बताए थे कि आप देखिए नदी के बहने की दिशा ये सब आके गंगा में मिल रही है। आखिर ये उत्तर से दक्षिण क्यों आ रही है, ये इधर से दक्षिण से उत्तर क्यों जा रही है, इसका कारण हम बताए थे, बता सकते कोई क्यों? बहुत बढ़िया। उत्तरी गंगा का मैदान, मतलब ये गंगा के ऊपर वाला रीजन उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा के नीचे वाला रीजन दक्षिणी गंगा का मैदान। तो हम पूछ रहे थे कि आखिर जो नदियां हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण में क्यों आके मिल रही, गंगा में क्यों आके मिल रही। तो हम बताए थे कि ऊपर में पर्वत पहाड़ बहुत है, तो नदियां जो है पर्वत पहाड़ से किधर आ रही है, मैदानी क्षेत्र में, इसीलिए गंगा में मिल रही। फिर नीचे बोला गया कि नीचे वाली नदियां फिर गंगा में जाके क्यों मिल रही है, तो नीचे भी पर्वत पहाड़ बहुत है,
तो यहाँ से फिर किधर जा रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में आके मिल रहे हैं। तो इस कारण से ये नदियां कहाँ जाके मिल रही है, गंगा में मिल रही है। अब हम एक चीज बताए थे दोआब के बारे में, दोआब बता सकते हैं क्या होता है? दोआब किसे कहते हैं, हम पढ़ाए पिछला क्लास में। बहुत बढ़िया। दो नदियों के बीच के भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि। घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अगर इसको देखा जाए, ये आपका इधर घाघरा, फिर ये गंडक, ये कोसी, और ये महानंदा। ये ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब घाघरा गंडक के बीच में जो पाया जाएगा भूमि, उसको क्या कहेंगे? घाघरा गंडक द्वार। इसलिए हम बता रहे हैं ना, क्योंकि आने वाले आगे वाले चैप्टर में आपसे फसल जब पूछा जाता है ना, तो कई बार वो जिला नहीं पूछता है, कई बार वो पूछ देता है ये फसल जो है कौन सा द्वाब में पाया जाता है, घाघरा गंडक द्वाब में, गंडक कोसी द्वाब में। तो हाँ, पता तो रहना चाहिए कि गंडक कोसी द्वाब के बीच में कौन कौन नदी आती है। अब जिनको ये पता होगा ना कि घाघरा गंडक द्वाब यहाँ पे, तो आप जिला आराम से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इधर कौन जिला होगा? पश्चिमी चंपारण होगा, पूर्वी चंपारण होगा, गोपालगंज, सिवान, सारण वाला जिला होगा। आराम से शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। आपको बारी बारी से रटने का क्या जरूरत है? एक बार देख लीजिए, पूरा जिला कंप्लीट है, एक से सब कंप्लीट होते चल जा रहा है, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा कोसी महानंदा वाला में जिला में, देखिए कोसी महानंदा वाला जिला पूरा का पूरा आपका कौन सा प्रमंडल आ जाएगा? SMS प्रमंडल आ जाएगा आपका, MDS प्रमंडल आ जाएगा आपका, आ रहा है पूरा, AK PK वाला आ जाएगा पूरा प्रमंडल। देखिए तो ऑटोमेटिक मार दे रहा है। तो ये सब चीज जिला कंप्लीट रहेगा तो इसीलिए अच्छा रहेगा वो चीज। चलिए, तो घाघरा गंडक के बीच में घाघरा गंडक, तो आपको ऐसे ही सिलसिलेवार ढंग से याद रखना है। घाघरा गंडक कोसी महानंदा, घाघरा गंडक कोसी महानंदा, घाघरा गंडक के बीच घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी के बीच गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा के बीच कोसी महानंदा द्वाब। ठीक है, खत्म यहाँ पर ही मामला। अब ये देखिएगा, उत्तरी गंगा का मैदान, ये बोला गया है उत्तरी गंगा का मैदान, क्षेत्रफल इसका है 56,980 किलोमीटर स्क्वायर, 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, उत्तरी गंगा का मैदान ज्यादा है या दक्षिणी गंगा का मैदान ज्यादा है, बताइए तो। उत्तरी गंगा का मैदान ज्यादा है, फिगर देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। इसका ढाल किधर है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। उत्तर पश्चिम मतलब कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम मतलब इधर, इधर से लेके दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब मतलब ये वाला एरिया में। मतलब इसका ढाल देखिए, हम नदी भी बनाए तो इस तरीका से है, मतलब उत्तर पश्चिम से लेके किधर है? दक्षिण पूरब की ओर। उत्तर पश्चिम अगर देखा जाए तो ये उत्तर होगा, और इधर अगर पश्चिम हो जाएगा तो दक्षिण पूरब इधर हो जाएगा। इस तरीका से इसका ढाल है, इस तरीका से इसका ढाल है। चलिए, 4 भाग पाया जाता है उत्तरी गंगा के मैदान में, 4 भाग पाया जाता है। एक है तराई क्षेत्र, फिर उपतराई क्षेत्र, बांगर भूमि, खादर भूमि, अचौर एवं मन, ये प्रदेश है। इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, पीछे वाला चैप्टर में पढ़े थे तराई रीजन। तराई मतलब हम बताए थे कि नेपाल का तराई बोले तो नेपाल का तलवा, तलवा, तलवा मतलब मेरा नीचे रहता है तलवा, तो तलवा मतलब ये वाला पूरा रीजन, ये वाला हो जाएगा पूरा रीजन तलवा, नेपाल का तराई क्षेत्र। तो होता क्या है ना कि या भारत का भूगोल भी पढ़िएगा तो आपको वैसे ही पढ़ने के लिए मिलेगा कि पहला होता है कि पर्वत पहाड़ आता है। मतलब कि अब अगर भारत के दृष्टिकोण से या बिहार के दृष्टिकोण से इधर देखें तो कौन सा पर्वत आ जाएगा? सोमेश्वर, जो कि शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है ना। तो पहले पर्वत पहाड़ आता है, और पर्वत पहाड़ जब नीचे पर्वत पहाड़ खत्म होने लगता है तो फिर क्या होगा? छोटा छोटा सा कंकड़ पत्थर, ये बड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा छोटा ना, बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर रहता है। अब होता क्या है, कभी आप जाके देखिएगा, हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार, हरिद्वार में कंकड़ पत्थर बहुत रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हरिद्वार जो है, हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ से आ जाती है? तो हरिद्वार से आ जाती है। अब होता क्या है कि नदियां जो है बह के आ रही है इस तरीका से, पर्वत पहाड़ से टकराते हुए आ रही है।
लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये पहुंचती है, जैसे ही यहाँ पे ये पहुंचती है, ये क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर में दब जाती है और कहीं छिप जाती है नदी। अब इधर मान लिया ये नदी इधर से गई तो यहाँ पे छिप गई, और थोड़ा सा इसका पानी बहा के फिर इधर जाएगा, थोड़ा थोड़ा बहा के जाएगा। वैसे ही बहुत सा नदी का धारा रहता है जो छिप जाता है। तो ये जो प्रदेश कहते हैं ना, इसको कहते हैं भावर प्रदेश, ठीक है ना, भावर प्रदेश इसको कहा जाता है, जिसमें कि नदियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब भारत का भूगोल भी पढ़िएगा तो उसमें भी यही चीज है, नदियां जो है यहाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और धीरे धीरे, अच्छा नदी का कुछ अंश तो इधर से निकलेगा ही थोड़ा मोड़ा। अब ये भंवर प्रदेश जब खत्म होता है ना, तो फिर आपका छोटा छोटा कंकड़ पत्थर आएगा, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर रहेगा, और यहाँ पे बहुत दलदली क्षेत्र रहेगा। अब नदियां जो है यहाँ पर आके निकलना यहाँ पर से शुरू होती है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि भंवर प्रदेश में, बाबू सोइए नहीं, अगर सोना है तो क्लास से चल जाइए, ठीक है। अब हम समझते हैं दोपहर का टाइम है, आदमी पढ़ते रहता है, नींद आता है, ये स्वाभाविक चीज है, आपका इसमें गलती नहीं है। लेकिन जब भी नींद आए तो पानी मारिए, ठीक है ना, ठीक है, और नहीं तो फिर क्लास नहीं कीजिए, क्योंकि जब बर्डन पड़ जाता है तो नहीं क्लास कीजिए, ठीक है। क्या हम समझते, आप बोलिए सर को, बोलिए कि सर बीच में ब्रेक दीजिए 15, हाँ सर को बोलिए कि सर 15 मिनट का ब्रेक दीजिए, वो तो जरूरी है, रेगुलर क्लास चलता है तो। और 3 घंटे का क्लास में क्या ब्रेक चलता है, 3 घंटा का क्लास तो इसी हो आदमी कर लेगा। आप लोग का कितना बजे से क्लास चलता है? 9 से चलता है, तो एक बार 10:30 बजे ब्रेक ले लीजिए 15 मिनट का, 10:30 बजे 15 मिनट का ले लीजिए इंटरवल। 9 से 1 हो जाता है, तो वो इंटरवल ले लीजिए, डबल इंटरवल लीजिए, जिनका 7 से 1 होता है डबल इंटरवल लीजिए। हम समझते हैं ये दोपहर का टाइम है, गर्मी है, कौन नहीं चाहेगा आराम से नींद ले, बड़ी आराम से पंखा उंखा चलते रहता, तो ठीक है कि कमरा में एसी नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो और बहुत अच्छी रहता है, ठीक है, समझिएगा। तो तो अब देखिए बात यही ना है कि हम तो पढ़ा रहे हैं तो हम इधर उधर घूमते रहते तो हमको नींद नहीं आता, हम स्टूडेंट वाला ये रहे तो हमको समझ में आता है। लेकिन आप तो एक जगह स्थिर हैं, तो सर एक जगह स्थिर है तो रिलैक्स है, तो लगता है थोड़ा बहुत झपकी लग जाता है, वो चीज़ हम समझते हैं। आप भी अगर यहाँ पे आइएगा पढ़ाएगा तो आपको भी नींद नहीं आएगा, 3 घंटा भी पढ़ाएगा तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्टिव है। चलिए, तो नदी क्या होती है कि ऊपर से निकली, ये पूरा भारत का भूगोल में भी यही होगा, नदी पहाड़ी क्षेत्र से आती है, और उसको सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पहाड़ी क्षेत्र से आने के बाद सबसे पहले क्या मिलता है नदी को, तो भावर प्रदेश मिलता है। और भावर प्रदेश में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पर्वत में क्या हो जाती है, नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद तराई प्रदेश में नदी निकलती है, तराई प्रदेश में नदी निकलती है। और यहाँ पे जो नदी निकलता है ना, तो ये दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे सांप बिच्छा बहुत रहता है, ये मानव के रहने योग्य जगह नहीं था, लेकिन मानव ने जबरदस्ती बना दिया कि हम रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पर। इसीलिए ये रीजन में सांप बिच्छा, नेपाल का तराई रीजन, आप अभी न्यूज में पढ़े होंगे, अगर बिहार का न्यूज में, सीतामढ़ी वाला एरिया में सांप के काटने से बहुत लोग मर रहे हैं। आप जबरदस्ती वो एरिया में, अब मेरा घर में कोई जबरदस्ती घुसेगा तो हम क्या करेंगे, लाठी पहना लेके निकल जाएंगे, देंगे ही। तो आप उसका घर में घुसिएगा तो छोड़ेगा थोड़े ही। दलदली क्षेत्र जानवरों के लिए ही था, सरीसृपों के लिए ही था, ठीक है ना, उन्हीं लोग का वास वहाँ था, सांप का बिच्छा का यही सब का वास था। लेकिन लोग जाए कहाँ, कहाँ रहे, जमीनें कम पड़ रहा, तो लोग क्या किए, यहाँ रहना शुरू कर दिए। अब रहना शुरू कर दिए तो भिड़ंत हो रहा है, एक तरफ से उधर वो लेके आ रहा है, एक तरफ से आप लेके आइए, ठीक है। तो होता क्या है कि उधर से वो अपना विष लेके आ रहा है, इधर से आप लेके जाइए, किसमें कितना ताकत है। तो वही हुआ तराई प्रदेश, वो तराई रीजन है, उसमें मानव अब निवास करने लगा, पहले निवास नहीं करता था मानव, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से जब निकलती है नदियाँ, तराई प्रदेश में पहुंचती है, और तराई प्रदेश में पहुंचने के बाद आपका जो यहाँ इसके बाद जो आपको मिलता है, मैदानी क्षेत्र मिलता है, इसके बाद मैदानी क्षेत्र मिलता है। और ये जो मैदानी क्षेत्र मिलता है,
ये जो मैदानी क्षेत्र आपका मिलता है, ये मैदानी क्षेत्र में, अच्छा मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ मिट्टी भी मिलता होगा, कुछ मिट्टी भी मिलता है, तो वो पूछा जाता है यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार का होता है, एक नवीन जलोढ़ और एक पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसको कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। अच्छा एक चीज बताइए, जहाँ बाढ़ रेगुलर आ रहा है वहाँ कैसी मिट्टी होगी, खादर मिट्टी की बांगर मिट्टी? खादर होगा तो क्यों, अगर बांगर होगा तो क्यों? अगर खादर, सही है, खादर होगा तो इसलिए होगा क्योंकि बाढ़ का पानी हमेशा मिट्टी को क्या कर देता है, काटता है, तो नया नया परत बनना शुरू हो जाता है। बांगड़ मतलब पुरानी मिट्टी, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, पुराना मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो वही चीज जो है आपका ये वाला रीजन में, ये पूरा वाला रीजन में, ये पूरा वाला रीजन में आपका पहला क्या होता है, पहला आपका पाया जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र पाया जाता है जो कि भाबर और तराई वाला रीजन रहता है। उत्तरी बिहार का बात हम बात कर रहे हैं, मतलब ये सब वाला रीजन। यहाँ पर ये सब जो रीजन होगा ना, ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा होगा, तराई एवं भाबर प्रदेश होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं नेपाल के नीचे वाला है एरिया, तराई एवं भाबर प्रदेश वाला एरिया होगा। ठीक है, जनरली ये वाला रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा द्वाब है, गंडक कोसी द्वाब है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, तो आपका बांगर भांगर भूमि जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर भूमि है जो गंडक कोसी के बीच में पाया जाता है। होता क्या है, पुराना जलोढ़ मिट्टी जो है वो इस तरफ पाया जाएगा आपका। कौन सा द्वाब है, कौन सा द्वाब है ये, घाघरा गंडक द्वाब। कौन सा द्वाब है, घाघरा गंडक द्वाब, घाघरा गंडक द्वाब। कौन सा द्वाब है, घाघरा गंडक द्वाब। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसके बगल में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ये कौन सा द्वाब है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज वाला में पूछा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किस द्वाब में पाई जाती है, तो गंडक कोसी द्वाब में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस द्वाब में, नवीन पूछा है तो पुरानी भी पूछ सकता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसमें पाया जाता है, तो घाघरा गंडक द्वाब। ठीक है, कोई दिक्कत? आपका तराई वाला रीजन ये ऊपर वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, तराई एवं भाबर प्रदेश। चौर एवं मन, ये क्या होता है, ये कुछ विशेषता है जिसको समझिएगा। चौर एवं मन होता क्या, ठीक है ना, चौर ऊपर लिख दिया है, चौर एवं मन का नाम होता क्या है जो समझिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब हम बता रहे हैं उत्तरी गंगा का मैदान। आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि चौर जो है किसकी विशेषता है, पर बिहार के पठारी क्षेत्र की विशेषता है, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान की विशेषता है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की विशेषता है, या तराई रीजन की विशेषता है। तो ये बिहार के उत्तरी मैदान की विशेषता है। चौर होता क्या है जिसको समझते हैं, चौर होता है, मन होता है, ये होता क्या है जिसको समझते हैं। अगर नदी इस तरीका से बह रही है, इस तरीका से नदी बह रही है, तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, नदी जो है अगर देखा जाए, नदी मान लीजिए नदी बहती कैसे, इस तरीके से बहती है, ऐसे ऐसे बहेगी। ठीक है, जैसे जैसे ये मैदानी क्षेत्र में आएगा इसका गति धीमे होते जाएगा। अब होता क्या है कि कई बार नदी का जो गति है, नदी का गति तेज हो जाता है, और जब नदी का गति तेज हो जाता है तो इस तरीका से बहने के अलावा ये ऐसे बह जाएगी, ऐसे बहने लगेगी, इस तरीका से बहने लगेगी। तो होता क्या है, कई बार बहने के क्रम में इस तरीका से जब बहने लगती है तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये कट के इधर आ जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सा मिट्टी उट्टी जम जाता है। मिट्टी जम गया तो नदी तो फिर उधर बहने लगी, और यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीका से समझते तालाब या झील वैसा बन जाता है, वैसा बन जाता है। ठीक है, अगर इस तरीका से नदी बह रही है, धीरे धीरे बह रही है, तो इस तरीका से बहने के क्रम में अगर बह रही तो ठीक है, लेकिन अगर तेजी से बहने लगे तो यहाँ पे बहुत सा जो मलबा उलबा जमा है वो रह जाता है इधर ही, या नदी उधर बहने लगती है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग हो जाता है तो समझ लीजिए कि
एक तालाब में कैसे पानी भरा हुआ रहता है और से ही अलग हो जाके पानी भरा हुआ रहता है, इसी को क्या कहते हैं, चौर कहते हैं। ऐसे यह है झील की तरह, लेकिन बिहार में इसको क्या कहा जाता है, चौर कहते हैं। बिहार में इसको चौर एवं मन कहा जाता है, चौर एवं मन। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा चौर कहाँ है, चौर का नाम भी होता है। जनरली ये कहाँ की विशेषता है, तो ये विशेषता है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण वाला रीजन का, वहीं का रीजन का। क्योंकि देखिएगा नदी जो है जनरली इधर ही से आती है बहुत सा, तो होता क्या है कि इधर ही वो चीज होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि चौर एवं मन की विशेषता, यहाँ पर आप लोग से ये नहीं पूछेगा, आप लोग को याद नहीं करना है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला जो है उनसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा चौर, चौर का नाम पूछा जाता है। जैसे लखनी चौर, सुंदरपुर चौर, ये सब कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। आपको सब सिर्फ ये जानना है ना कि चौर होता क्या है, मन होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी गंगा के मैदान में पाया जाता है। ये समझ लेना है कि है क्या, कि एक तरह का झील ही है, एक तरह का क्या है, झील है। और ये उत्तरी गंगा के मैदान में पाया जाता है। उसमें भी कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण वाला रीजन में। ज्यादा आपको याद रखना है तो एक याद रखेगा, टिटरिया मन आपसे पूछा जा सकता है। टिटरिया मन कहाँ है, ठीक है ना, पश्चिमी पूर्वी चंपारण वाला रीजन में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मोती झील, मोती झील, मोती झील भी कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण वाली रीजन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका उत्तरी गंगा का मैदान यहाँ पर समाप्त होता है। उत्तरी गंगा के मैदान से क्या हमको क्या क्या टॉपिक क्या क्या पॉइंट निकला, तो पहला, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन द्वाब पाया जाता है। कभी ये भी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा द्वाब उत्तरी गंगा के मैदान में पाया जाता है, तो घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कौन कौन हो जाएगा, घाघरा गंडक द्वाब, कोसी गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा द्वाब। कहानी खत्म। ठीक है, समझ में आया, पहला चीज तो ये पता चल गया। ठीक है ना, दूसरा चीज आपसे, उत्तरी गंगा का मैदान सबसे ज्यादा अगर इसका पूछा जाए क्षेत्रफल कितना है, तो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। आपसे बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे, ना के बराबर। ठीक है ना, सिविल सर्विसेज पहला से पूछ भी सकता है, लेकिन हाँ उत्तरी गंगा का मैदान ज्यादा बड़ा है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, दूसरा चीज, इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तीसरा चीज, इसका निर्माण क्या किससे हुआ, तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हमेशा होगा मिट्टी से। इसका क्या आता है, जलोढ़ मिट्टी से। इसका किससे होगा, जलोढ़ मिट्टी। अभी स्पेसिफाई नहीं करना है कि नवीन की पुरानी, सिर्फ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला चीज क्या है कि उत्तरी गंगा के मैदान को कितना भाग में बांटे, तो मेनली 3 रीजन में बांटे हैं। इसमें 4 बोल दिए, लिख दिए, लेकिन मेनली 3 है। पहला भावर एवं तराई प्रदेश, बता दिए कि भावर एवं तराई प्रदेश क्या होता है, नदियां पहाड़ी क्षेत्र से जब मैदान में घुसने वाली रहती है, तो उसके पहले उसको बहुत बड़ा पत्थर कंकड़ मिलता है, तो मैदान नदियां विलुप्त हो जाती है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हम ये बिहार का नहीं बता रहे हैं, ऑल ओवर कहीं भी का भी बता रहे हैं, भारत का भी इसमें इंक्लूड है। आपसे एग्जाम में पूछा है कि नदियां पहाड़ी क्षेत्र से उतरने के बाद कहाँ विलुप्त हो जाती है, तो भावर प्रदेश में विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद निकलती कहाँ से है, तो तराई प्रदेश में जाके निकलती है, जहाँ दलदली क्षेत्र है, छोटा मोटा कंकड़ पत्थर रहता है, वहां निकलती है। यहाँ बड़ा बड़ा पर्वत, बड़ा बड़ा कंकड़, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, उसके बाद ये मैदानी क्षेत्र में जाती है, तो इसको क्या मिलता है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। नया जलोढ़ मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी। उसमें भी अगर आपसे पूछे कि उत्तरी गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस द्वाब में पाई जाती है, तो किस द्वाब में होगा, घाघरा गंडक द्वाब। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस में पाई जाती है, गंडक कोसी द्वाब। कहानी खत्म। यहाँ से आपका उत्तरी गंगा का मैदान होता है समाप्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान को भी सबसे पहले ये देखिएगा, तो देखिएगा दक्षिणी गंगा का मैदान का आकृति लगभग त्रिकोणीय है, त्रिकोण आकृति का। ठीक है, ये लगभग इस तरीका से अगर देखा जाए तो ये इस तरीका से, अब ये नहीं कहिएगा सर ये तो समलम चतुर्भुज है, ठीक है ना, हाँ ये नहीं कहिएगा, लगभग त्रिकोणीय इसको माना जाता है। ठीक है, इसको त्रिकोणीय माना जाता है। चलिए चलिए देखिएगा, अब दक्षिणी गंगा के मैदान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कैसे पूछा जाएगा, पहले दक्षिणी गंगा का मैदान जो है, इसका कौन कौन नदी है नीचे का वो पढ़ लेते हैं।
इधर गंगा नदी है सबसे साइड में, सबसे पश्चिम में कौन सा नदी है? गंगा नदी, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद क्यूल नदी। हम नदी और भी हैं लेकिन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम नदी नहीं पढ़ा रहे, हम आपको विभाजन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जब नदी पढ़ाएंगे तो और पढ़ाएंगे, अजय नदी है, ठीक है ना, पुनपुन नदी है, ये सब पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। तो नदी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, तो ये ध्यान देना। ये क्या चीज है? गंगा सोन के बीच में कौन सा द्वाब हो जाएगा? गंगा सोन द्वाब। अब गंगा सोन द्वाब के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, जो मैदान पाया जाता है, उसको बोला जाता है भोजपुर मैदान। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा है कि भोजपुर मैदान का जो क्षेत्र है वो किन नदियों के द्वाब से बना है, तो कौन नदी होगा? उल्टा करके भी पूछ सकता है कि गंगा सोन द्वाब में कौन सा मैदान पाया जाता है? गंगा सोन द्वाब में कौन सी जिला पाया जाता होगा? कैमूर और बक्सर किधर आ गया इधर? बोलिए। भोजपुर जिला भी है। रोहतास, कैमूर और रोहतास, पूरा जिला कंप्लीट रहना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का, कोई फायदा नहीं। जिला आपको हमेशा रोज दिन 10 मिनट देखिए। आप एक सप्ताह तक बिहार का मैप जो बनवाए हैं 10 दिन देख लीजिएगा, एक सप्ताह तक, 11वां दिन आपको मैप देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा बिहार का, यकीन मानिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग देखते ही नहीं, देखते ही नहीं। आप लोग रात को सोते समय, बहुत लोग है, बहुत लोग तो पढ़ने वाला है, बहुत लोग रात को सोते समय या तो ये करते ही होंगे, इसका मतलब बहुत लोग करते हैं। अगर नहीं करते हैं 10 मिनट सोते समय 5 मिनट मैप देख लीजिए, सोते समय 5 मिनट मैप देख लीजिए, उठते समय, उठने के बाद 5 मिनट मैप देख लीजिए, कहानी खत्म। पूरा का पूरा भूगोल, पूरा का पूरा भूगोल हम पढ़ाते हैं तो उस पर 10 मिनट थ्योरी लागू करते हैं। 10 मिनट थ्योरी, जो भी नहीं फॉलो करते उनको भूगोल, हम बिहार का नहीं बात कर रहे हैं, भारत और विश्व सब का बात कर रहे हैं। 10 मिनट थ्योरी अगर आप फॉलो करते हैं भूगोल में, आपको लास्ट टाइम में अगर कोई बोलेगा कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट तुम बिना पढ़े जाके दोगे, तो आप सबसे पहला ज्योग्राफी बोलिएगा, क्योंकि वो 10 मिनट का काम ही है भूगोल का। जो लोग इतना रटते हैं ना, इतना पढ़ते हैं ना भूगोल को, 90% भूगोल जो है आपका एटलस पे खत्म होता है, एटलस पे खत्म होता है। लेकिन यहाँ का बच्चा ना एटलस पढ़ना चाहता है और ना ही बहुत सारे टीचर एटलस पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 90% आपका मैपिंग पे खत्म होता है। यही हम जब बता रहे हैं तो कितना हम लिखा है, बहुत कम लिखा है, आपको समझा रहे हैं कि इसी से होगा वो चीज। कोई भी मैप को 10 मिनट देखिए। इंडियन ज्योग्राफी भी अगर हम पढ़ाएंगे ना, तो उसके पहले हम 10 दिन पहले ही, जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते तो 10 दिन पहले ही बोल देते हैं कि आप पहले मैप देखिए इंडिया का, 10 दिन, एक पर डे 10 मिनट मैप देखिए। पहले दक्षिण भारत का, एक दिन उत्तर भारत का, एक दिन पूर्वी भारत का, एक दिन नॉर्थ ईस्ट का, एक दिन पश्चिम भारत का। पहले ही तो जानिए कौन राज्य कहाँ, पता चला केरला नीचे, आप उसको जम्मू कश्मीर के बगल में ला दे रहे हैं, तो वो दिक्कत वाला बात है। चलिए, तो दक्षिण गंगा का मैदान जो है उसमें गंगा सोन द्वाब, इसमें कौन सा मैदानी क्षेत्र पाया जाता है? भोजपुर ये भोजपुर मैदान पाया जाता है गंगा सोन द्वाब के बीच। उसके बाद क्या हुआ? सोन अक्यूल नदी, अगला कौन है? सोन अक्यूल नदी, सोन अक्यूल द्वाब पाया जाता है। लेकिन इसका क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका क्षेत्र को कहा जाता है मगध का क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन आगे पूछने का चांस है, क्योंकि जब गंगा सोन पूछ चुका है तो सोन क्यूल भी तो पूछ सकता है कि मगध के क्षेत्र को किन दो नदियों ने घेरा हुआ है, तो सोन नदी और क्यूल नदी, या सोन नदी या क्यूल नदी वाले के मैदानी क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो मगध का क्षेत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, उसके बाद आपका आएगा क्यूल, और इधर आपका आ जाता है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कुछ नहीं है, छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित रूप है। राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित रूप है, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ी अक्यूल नदी के बीच में का मैदानी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अंग का मैदान। मालूम है अंग जो है
हिस्टोरिकल रूप से भी इम्पोर्टेंट है। हमारे महाजनपद में 16 महाजनपद में एक अंग भी थी, अंग भी थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? बहुत बढ़िया, चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। वर्तमान में कौन से जिले हैं जो अंग के अंतर्गत आते थे? हम जब पढ़ाएंगे तो मेरा में वही चलता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब मिक्स, हम वहीं से क्वेश्चन कहीं से भी उठाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में कोई स्पेसिफाई नहीं पूछता, हो सकता है हम बोलते बोलते जो बोले वही पूछ दें। अंग के मैदान में बिहार के कौन से जिले आते हैं? अभी कौन से जिले रखे हैं? ध्यान में रखिएगा, भागलपुर वाला जिला मेनली, भागलपुर और बांका वाला, उसमें भी भागलपुर का जिला सबसे ज्यादा रहता है। जो आज भागलपुर वाला जिला है ना, जो भागलपुर आज जहाँ है, पहले वही जगह को अंग कहा जाता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है ना? देखिए इधर आज अंग का मैदान, तो इधर भागलपुर और बांका वाला एरिया था, पढ़े थे ना हम लोग, इधर भागलपुर और बांका वाला एरिया है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? अंग का मैदान कह दिया गया। क्या चीज, क्या चीज कहना? हाँ, इधर देखिएगा, अब मान लीजिए कि इधर आपको मिलेगा, अब मान लीजिए पूरा दक्षिण गंगा का मैदान पूछा है, दक्षिण गंगा का मैदान कौन कौन कैसे कैसे बांटे? तो पहले गंगा, सोन, क्यूल और राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कोई नदी नहीं, ठीक है ना? गंगा, सोन, क्यूल और राजमहल की पहाड़ी। गंगा सोन के बीच में गंगा सोन द्वार, जिसको क्या कहते हैं? भोजपुर मैदान। सोन अक्यूल के बीच में सोन क्यूल द्वार, जिसको क्या कहते हैं? मगध का क्षेत्र। और क्यूल नदी या राजमहल पहाड़ी के बीच का मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ये एग्जाम में पूछा है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल रूप से भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए अंग का मैदान पूछ चुका है। कि अंग का मैदान ऐसे पूछा कि अंग के मैदान के पूर्वी ओर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? ठीक है, बताओ, ऐसे पूछा। कल को पूछ सकता है क्यूल नदी और राजमहल के पहाड़ी के बीच के मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंग का मैदान कहते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। उत्तरी बिहार के मैदान को पढ़ लिए, दक्षिणी बिहार के मैदान को कैसे बांटे वो पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिएगा दक्षिण गंगा का मैदान, इसमें कुछ स्पेसिफाई करके भी बांटा गया है, जैसे कि अब दक्षिण, ये छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित रूप है, ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। चंदन का मैदान, ये जो राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना, उसी को चंदन का मैदान भी कहते हैं। चंदन का मैदान मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि चंदन वहां बहुत पाया जाता है, ठीक है ना, ये नहीं समझ लीजिएगा। इसलिए चंदन का मैदान कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक नदी पाई जाती है, चंदन नदी, ठीक है ना, चंदन नदी पाई जाती है, तो उसके द्वारा जो मैदान बना है उसको चंदन का मैदान। जैसे गंगा के नदी के द्वारा जो मैदान बना था उसको गंगा का मैदान कह रहे थे ना, और सही चंदन के द्वारा जो बना है, चंदन के नदी के द्वारा जो मैदान बना है उसको चंदन का मैदान कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि बीपीएससी सब क्वेश्चन जरूर पूछता है फंसाने वाला, खास करके कि चंदन का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह चंदन की प्रचुरता है। आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है, बीपीएससी जब ऑप्शन देगा ना तो आपको लगा कि हाँ सही बोल रहा होगा, पक्का। चारों का चारों ऑप्शन लगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। चंदन वहां नहीं पाया जाता है, सर चंदन नदी है। और ये कौन सा एरिया में? भागलपुर बांका वाला रीजन, मतलब जिधर राजमहल की पहाड़ी, जिसको अंग का मैदान हम लोग कहते हैं। अगर बोल दिया जाए तो जो अंग का मैदान है उधर ही आपका क्या है? चंदन का मैदान, ठीक है। अगला क्यूल का मैदान, क्यूल ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया क्यूल का मैदान। अच्छा, क्यूल के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जब आगे बख्तियारपुर से उधर जाइएगा, बाढ़ की हो जाइएगा, ठीक है ना, तो उधर आपको मिलता है क्यूल का मैदान। क्यूल का मैदान में ही टाल क्षेत्र होता है। टाल किसको कहते हैं? टाल किसको कहते हैं? बोलिए, हाँ बोलिए। मेरे क्लास में आप ऐसा लैंग्वेज में बोलिए जो थी, कोई 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 किताबी भाषा में बोलने का जरूरत नहीं है, आप हमको समझा सकते हैं बस, क्योंकि एग्जाम में किताबी भाषा, एग्जाम में आपको बस आंसर टिक करना होता है, लिखना नहीं होता। टाल किसको कहते हैं? बोलिए। ठीक है, तो ठीक है, देखिएगा क्या, ठीक है, चलिए देखिएगा। टाल जो है, अगर आप जाते होंगे तो बात सही है, हम लोग जाते तो एक ही चीज बोलते ही है कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, यही बोलते हैं, मतलब दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये गंगा के दक्षिणी मैदान का विशेषता है टाल। पहला क्वेश्चन तो ये,
आपसे पूछा जाता है टाल जो क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, किसका विशेषता है, तो गंगा के दक्षिणी मैदान का विशेषता है। चौरामन किसका विशेषता है, उत्तरी मैदान का, उसमें भी कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण वाला रीजन। ऐसे ही फंसा के पूछता है, पूछ देगा टाल बिहार के किस क्षेत्र की विशेषता है, गंगा के उत्तरी मैदान की विशेषता है, गंगा के दक्षिणी मैदान की विशेषता है, पठारी भाग की विशेषता है, ये नेपाल के तराई क्षेत्र की विशेषता है। तो गंगा जैसी बह रही है ना, इधर देखिएगा, गंगा जैसी बह रही है तो ये साइड साइड में जो ये एरिया है ना, ये वाला ये जो एरिया है इधर ही जो है, ये वाला एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे मैदानी क्षेत्र जो है वही वाला क्या कहलाता है, टाल क्षेत्र कहलाता है। ये जनरली आपका देखिएगा टाल जो है क्यूल बीच में पड़ता है, एक तरफ टाल पड़ता है, एक तरफ चंदन का मैदान पड़ता है, मतलब कैसे ऐसे रहेगा बता देता है। ये इस तरीका से यहाँ पे आपका क्यूल है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये आपका क्या हो जाएगा, टाल हो जाएगा। ये चंदन का मैदान जो है, कोई भी मैदान रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, टाल हो जाएगा। साइड बाय साइड ये टाल पाया जाता है, टाल में देखिएगा कि खाली भूमि रहता है, सिर्फ भूमि रहेगा, ठीक है ना, दूर तक कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टाल कहाँ की विशेषता है, तो दक्षिणी गंगा के मैदान की विशेषता है। कहाँ की विशेषता है, दक्षिणी गंगा के मैदान की। उसमें भी कहाँ पाया जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टाल क्षेत्र, गंगा का ऊंची कगारी क्षेत्र, गंगा का ऊंची कगारी क्षेत्र। अगर गंगा नदी आ रही है, इधर देखिए, अगर गंगा नदी इस तरीका से बहते जा रही है तो बहुत सा मिट्टी भी छोड़ते जा रही होगी। अब यही मिट्टी क्या होता है ना, बहुत साल बढ़ते 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 क्या हो जाता है, एक टापू के तरह होते चल जाता है, एक टापू के तरह होते चल जाता है। और यही मिट्टी बहुत साल बढ़ते चल गया तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा ये मैदानी क्षेत्र, पूरा का पूरा, क्योंकि अगर ये नदी गंगा नदी इस तरीका से इसे इसे बह रही है तो जाहिर सी बात है मिट्टी छोड़ते जा रही है, मिट्टी धीरे धीरे जमते भी तो जाएगा ना, जमते जाएगा, इतना जमा हुआ इतना जमा हुआ, जमते जमते पूरा जम गया, पूरा जम गया तो हमको नदी नजर आएगी, उस क्षेत्र में जाके देखिएगा नदी नहीं आपको दिखाई देगी, पूरा जम गया, वही क्या कहलाता है, टाल क्षेत्र कहलाता है। गंगा का ऊंची कगारी क्षेत्र जो है टाल क्षेत्र। ये जनरली पाया किधर जाता है, तो दक्षिणी गंगा मैदान में, मगध वाला क्षेत्र में, कियोल का मैदान में, जनरली ये वाला क्षेत्र, ये वाला रीजन में टाल पाया जाता है। अब ये नीचे नहीं हम बोल रहे हैं, ये वहां पर बोल रहे हैं, ये वाला में पाया जाएगा, क्योंकि गंगा इधर ही से ना बह रही है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, गंगा जो है ये टाल जो क्षेत्र है ये गंगा के सटे क्षेत्र में पाया जाता है, ये दक्षिणी गंगा की विशेषता है। चौरामन उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान की विशेषता है, वो झील है। एक होता है दियारा, दियारा इसमें नहीं दिया हुआ है, दियारा जो होता है, वो दियारा जो होता है ये भी उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता है। ये होता क्या है दियारा, दियारा से कुछ नहीं होता है, टापू के तरह होता है, टापू, टापू जो होता है उसी तरह के टापू देखे हैं, ऊपर क्षेत्र उठा हुआ रहता है, बाकी आसपास वाला क्षेत्र क्या रहता है, उससे नीचे रहता है, वही हुआ टापू हो गया, ठीक है, उसी को कहते हैं दियारा। दियारा उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता, टाल दक्षिणी गंगा के मैदान की विशेषता। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये लिख लीजिएगा कि दियारा जो है उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषता, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, टाल क्षेत्र में कैसा फसल उगाया जाता है, हाँ रवि फसल, रवि फसल में कौन कौन आता है, गेहूं, जौ, चना, अरहर, सरसों, मसूर, हाँ ये सब कौन सा आ जाएगा, रवि। ये पूछा गया एग्जाम, ये एग्जाम में पूछा गया, टाल क्षेत्र में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो रवि फसल उगाया जाता है, टाल क्षेत्र में रवि फसल उगाया जाता है। ये कहाँ का विशेषता है, तो मगध वाला क्षेत्र, मगध वाला में पटना से पूरा बाढ़, यही वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हो गया चंदन का, पहले अगर देखा जाएगा तो पहले दक्षिणी गंगा के मैदान को कैसे बांटेंगे, गंगा, सोन, क्योल, राजमहल की पहाड़ी। गंगा सोन के बीच में कौन सा मैदान, भोजपुर का मैदान, साथ में बोला कीजिएगा, चुप नहीं रहिए। गंगा सोन के बीच में कौन सा मैदान, भोजपुर का मैदान। सोन और क्यूल के बीच का क्षेत्र कौन,
मगध का क्षेत्र, किउल और राजमहल के बीच पहाड़ी अंग। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान के सबसे पूर्वी और कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी। अंग के मैदान के पूर्वी और राजमहल की पहाड़ी पाई जाती है। जिसको अंग का मैदान कहते हैं, अंग जो पहले अंग कहा जाता था, आज के समय वहां पर कौन सा जिला है? भागलपुर और बांका वाला एरिया, ठीक है। अगर भागलपुर जनरली सबसे ज्यादा भागलपुर वाला एरिया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ से? टाल क्षेत्र हो गया। टाल क्षेत्र किसकी विशेषता है? तो दक्षिणी गंगा के मैदान। टाल क्षेत्र क्या होता है? तो गंगा का ऊंचा कगारी क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहते हैं। जनरली ये किधर पाया जाता है? तो मगध वाला क्षेत्र में पाया जाता है। पटना, किऊल, शेखपुरा ये वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। मध्य दक्षिण बिहार मैदान, औरंगाबाद, गया, नालंदा, उत्तर में दियारा क्षेत्र ये पाया जाता है। शाहाबाद का मैदान, शाहाबाद का मैदान, यही वाला को मैदान को शाहाबाद का मैदान कहते हैं। जो भोजपुर मैदान है ना, उसी का दूसरा नाम शाहाबाद का मैदान है। शाहाबाद, जब आप बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो वहाँ शाहाबाद जिक्र होता है, ठीक है ना। वहाँ शाहाबाद का जिक्र होता है। जहाँ आपका भोजपुर का मैदान है, वही शाहाबाद का मैदान भी, ठीक है ना। देखिए, बिहार के बिहार का जब एग्जाम होता है ना, तो एग्जामिनर को वो क्वेश्चन जरूर पसंद आता है ना जिसका लिंक हिस्ट्री या ज्योग्राफी 2-3 सब्जेक्ट से हो। जैसे अभी हम एक बड़ी चीज बताएं कि अंग का मैदान, अब हम चाहते तो पढ़ा के इसे ही निकल जाते, आप ना पूछते, क्योंकि बिहार का कम से कम बिहार के स्टूडेंट में एक खासियत है कि वो लोग क्रॉस क्वेश्चन बहुत कम करता है, जबकि क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए टीचर से। आप पूछिए कि सर क्या है, क्यों है, ये जरूर पूछा कीजिए, ठीक है ना, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो ये वाला क्षेत्र है, अंग का मैदान जो है, अब अंग का मैदान हिस्टोरिकली रूप से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाजनपद 16 महाजनपद में एक अंग भी था। तो अब इसीलिए एग्जामिनर को वहाँ पे रहता है कि यहाँ से पूछना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी भी हो गया, तो मिक्स हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए ज्यादा रहता है ये तैयार बिहार वाला, कि जहां से लिंक हो सके, ठीक है ना। तो अंग जो है भागलपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। जो भागलपुर वाला क्षेत्र है उसको अंग कहा जाता था। इधर राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है। तो शाहाबाद का मैदान जो है, इधर आपका करमनासा नदी है, सोन नदी है, और भोजपुर नदी है। करमनासा नदी भी बताएंगे, ठीक है ना। बहुत लोग कहता है करमनासा नदी मतलब जो नहाता है उसमें उसका कर्म का नाश हो जाता है। हाँ, हम समझ रहे हैं, बहुत लोग की जानकारी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है करमनासा नदी के साथ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है, पीनेट प्रवाह प्रणाली, ये क्या होता है? ये पीनेट प्रवाह प्रणाली, ये एग्जाम में आपका पूछा गया, पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या होता है ये बताते हैं। होता क्या है ना कि बहुत सी नदियां इधर से आ रही है, गंगा की ओर मिल रही है, बहुत सी नदियां आ रही है गंगा पे मिल रही है। गंगा से मिलने के पहले, अब शुरू में तो जब नदी बह रही होगी, शुरू में जब गंगा से मिल रही होगी तब तो मिल लेती होगी, तब तो इस तरीका से मिल लेती होगी। लेकिन नदी जब गंगा, बाकी सब नदी जब गंगा में मिल रही होगी तो मिलते समय बहुत सा गाद उद भी तो छोड़ देती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो नदी जो है मिल रही थी गंगा से सब, ये धीरे धीरे क्या होते चल गया, यहाँ पे गाद छोड़ते चल गए, जमा करते चल गए। ये क्या होते चल गया, जमा करते चल गई। और जमा करते करते क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि ये नदियां को मिलना था यहाँ पर ही जाके गंगा से, और ये कहाँ पे जाके मिलती थी, ये गंगा पे जाके कहाँ पे मिलती थी, थोड़ा सा स्पेस देख रही है तो यहाँ पे मिल जा रही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गाद पूरा जमा करते चल गए, और उसी के कारण क्या हुआ कि इसी तरीका से यहाँ पे जो नदी होगा ये ऐसे बहने लगेगी, यहाँ पे जो नदी होगा ये ऐसे बहने लगेगी। ये समझ में आ रहा है? डायरेक्ट जाके नहीं मिल रही है जहाँ पे मिलना था, ये इस तरीका से ऐसे ऐसे बहने लगती है। तो मतलब इसी को कहा जाता है पीनेट प्रवाह प्रणाली। ये दक्षिण बिहार के गंगा के मैदान की विशेषता है। बीपीएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा कि पीनेट प्रवाह प्रणाली होता क्या है। तो पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या होता है कि दक्षिण बिहार में जो नदियां मिलती है गंगा से मिलने के पहले, कुछ दूर पहले ही से ही मिलकर वहां पर बहुत सारे गाद जमा होने के कारण
गंगा में ना मिलकर गंगा के समानांतर चलने लगती है ये नदियां। देखिए गंगा ऐसे बह रही है तो ये भी समानांतर चल रही है ना, इसी को क्या कहा जाता है, पीनेट प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पीनेट प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। जनरली ये आपका क्यूल पुनपुन नदी का होता है, क्यूल पुनपुन नदी इस तरीका से बहती है। तो ये पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या हुआ, पीनेट प्रवाह प्रणाली कि गंगा नदी से मिलने के पहले बहुत सारी नदियां दक्षिण बिहार में, जनरली उसमें भी क्यूल पुनपुन नदियां दक्षिण बिहार में बहुत सारे गाद जमा होने के कारण गंगा नदी के पास उनसे ना मिलकर समानांतर बहने लगती है, किसके, गंगा के। इसी को कहा जाता है पीनेट प्रवाह प्रणाली। कोई दिक्कत, समझ में आया? आपका पूरा का पूरा बिहार का भौतिक विभाजन समाप्त होता है, बिहार का भौतिक विभाजन समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पूछेंगे। पानी पिलाइए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पूछेंगे। पोलियो ड्रॉप नहीं, क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम पूछेंगे। कोई डाउट, कोई भी डाउट? ऐसा क्यों होता है कि कोई डाउट ही नहीं रहता है? कुछ तो पूछिए, कुछ तो पूछिए कि सर ये ऐसे क्यों हो गया सर। नहीं कोई डाउट? चलिए तो फिर हम पूछते हैं, रिवीजन करते हैं, साथ साथ में आप लोग बोलिएगा, ठीक है? एक पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया जाए, पूरा का पूरा। अच्छा एक चीज बता सकते हैं हमको, ये खाली मत समझिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपका बीपीएससी टीचर वाला का है, इसमें बीपीएससी सिविल सर्विसेज और आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जहां भी बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी आप मान लीजिए कि बिहार का एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बिहार का एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये मान के चलिए। अब एक चीज हमको बताइएगा, आप लोग बताइए, जो लोग पढ़े हैं वो बताइएगा, बताइए यहाँ पे कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? टर्शियरी। ये वाला रीजन में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ये वाला रीजन में सब कोई बोलिए, सब कोई बोला कीजिए। बाकी जो इतना बच गया इसमें व्हाट, कोई दिक्कत, समझ में आया? ये आपका बिहार का भूगर्भिक संरचना था, इसमें भी पढ़े थे सबसे पुराना कौन, धारवाड़। ये कोई किसका विस्तार है, छोटानागपुर पठार के विस्तार है। इधर कौन कौन सा जिला आ सकता है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, गया, ठीक है ना, रोहतास नहीं, औरंगाबाद, उसके ऊपर से ले लीजिए अपना शेखपुरा, आपका मुंगेर हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा, ये सब ले लीजिए। विंध्यन में कौन कौन आता है, कैमूर और रोहतास। यहाँ क्या क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है, चूना पत्थर, पायराइट, डोलोमाइट, बालू पत्थर, ठीक है। ये इसका नाम क्या है इसका, यहाँ पर कौन क्या नाम देता है, विंध्यन कैमूर का पठार। ये टर्शियरी क्रम की चट्टानी है, किसका विस्तार है, शिवालिक, सुमेर स्पर्श श्रेणी कहा जाता है, जो कि किसका विस्तार है, शिवालिक का विस्तार है। यहाँ क्या चीज का भंडार है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का भंडार है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का। सबसे नया में कौन बना है, क्वाटनरी। ये कौन सा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। धात्विक खनिज की भी प्रधानता कहाँ होगा इसमें, धारवाड़ में होगा, धारवाड़ में होगा। आग्नेय चट्टान पाया जाता है इसमें, आग्नेय चट्टान पाया जाता है। कहानी खत्म, बिहार का भूगर्भिक संरचना हो गया खत्म, ठीक है। अब आते बिहार के भौतिक विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन रिवीजन कर लेते हैं, ये भी 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा।
चलिए, उसमें सबसे पहला क्या चीज था बिहार के भौतिक विभाजन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या चीज था, क्या चीज हुआ? हाँ, पहला था तराई क्षेत्र वाला। इसमें तीन था, कौन कौन था? ऊपर से चलेंगे तराई क्षेत्र में सोमेश्वर, उसके नीचे हरदा घाटी, फिर रामनगर दून। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन है? सोमेश्वर श्रेणी ही है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जिला मत बताइए हमको, कहाँ? त्रिवेणी नहर से भिकनाथोरी दर्रा तक। कम से कम दर्रा नहीं याद रखने, भिकनाथोरी तो नहर जरूर ही याद रखे। एग्जाम में नहर इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्योंकि त्रिवेणी नहर इंपॉर्टेंट है। कौन से नदी पर त्रिवेणी नहर? गंडक नदी पर, गंडक नदी पर है। ये बिहार से नेपाल जाने का रास्ता यही है, हरदा घाटी आवागमन का रास्ता है। ठीक है, उसके नीचे अगर आते हैं सोमेश्वर श्रेणी के नीचे अगर देखा जाए तो उसके बाद आपको दूसरा क्षेत्र हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? पठारी क्षेत्र वाला पढ़ते हैं। पठारी क्षेत्र में दो भाग में बांटे, पूरा इधर कैमूर का पठार और इधर जो है छोटा नागपुर के पठार का विस्तारित। कैमूर के पठार में जो मेन किला है रोहतासगढ़ का किला है, सबसे ऊंचा है। यह कौन सा क्षेत्र है? तो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यहाँ क्या पाया जाता है? वही चीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालुआ पत्थर, पाइराइट्स। कहानी खत्म इसका हो गया। ठीक है, बाकी इधर वाला पर्वत को अगर देखा जाए, इधर वाला पर्वत को देखा जाए तो नवादा, क्यूल, बांका ये सब वाला रीजन में जो पहाड़ पाया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है पहाड़? खड़गपुर की पहाड़ी। किधर पाया जाता है? मुंगेर और जमुई वाला एरिया। कौन सा खनिज इधर इंपॉर्टेंट है? बॉक्साइट इसमें पाया जाता है। उसके बाद राजगीर में जो पहाड़ मिलता है, राजगीर गिरियक वाला क्षेत्र में विपुलगिरी, सोनगिरी, रत्नागिरी। कहानी खत्म यहाँ से हो जाता है। इसमें भी एक गया गिरियक के बीच बाउंड्री बनाता है गिरिधकुट पहाड़ी। उसके बाद गया में कौन कौन पाया जाता है? तो जखियन, हिमडाज, हल्दिया, आपका रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनि पर्वत। खत्म हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा पठार खत्म। मैदानी क्षेत्र को दो भाग में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन नदी पाई जाती है, कौन कौन दाग? तो घाघरा, गंडक, कोसी। एक साथ बोला कीजिए, घाघरा, गंडक। घाघरा गंडक के बीच में कौन सा द्वार? गंडक कोसी के बीच में, कोसी महानंदा के बीच में, कोसी महानंदा द्वार। अगर देखा जाए तो इसमें पहला जो पाया जाता है तराई क्षेत्र पाया जाता है, भवर क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद आपका बांगड़ भूमि और खादड़ भूमि पाई जाती है। बांगड़ भूमि का विस्तार कौन से द्वार के बीच में है? घाघरा गंडक द्वार, ये वाला, ये वाला में घाघरा गंडक द्वार। कोसी, गंडक कोसी के बीच में कौन सा द्वार है? गंडक कोसी के बीच में कौन सा द्वार हो जाएगा? गंडक कोसी के बीच में ये, सॉरी, गंडक कोसी के बीच में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं खादड़। यहाँ पे इसका कहानी होता है समाप्त। इसमें एक दो चीज पाई जाती है जो चौर, ये चौर अमन, ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की विशेषता है, झील की तरह होती है। बस यहाँ पे खत्म। उसके बाद आते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान। दक्षिणी गंगा के मैदान का विशेषता क्या है? दक्षिणी गंगा के मैदान में आपका गंगा नदी, सोन नदी, क्यूल नदी, उसके बाद राजमहल की पहाड़ी। गंगा नदी, गंगा सोन द्वाब के बीच के मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भोजपुर का मैदान। कहीं कहीं शाहाबाद का भी मैदान रहता है। सोन और क्यूल नदी के बीच के मैदानी क्षेत्र को मगध का क्षेत्र कहते हैं, और क्यूल नदी और राजमहल पहाड़ी के बीच के क्षेत्र को अंग का मैदान। ये खत्म होता है। यहाँ पे एक चीज पाया जाता है जिसको टाल कहते हैं। टाल किस क्षेत्र की विशेषता है? तो दक्षिणी गंगा के मैदान की विशेषता, दक्षिणी गंगा के मैदान की विशेषता। ये होता है, कहानी यहाँ पे खत्म। इसका बिहार का भौतिक विभाजन आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे बिहार की जलवायु या नदी, कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, आप लोग का ग्रुप कौन वाला? बीपीएससी ट्रिक 4.2 ऊपर वाला।